गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। यूट्यूब में एडुकॉप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी आप लोग को रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई हो रही है। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंकरेंट लाइंस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर 5 में बताया था, दो लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, अनलेस दे आर पैरेलल। मतलब पैरेलल अगर नहीं हो तो फिर वो मीट करेंगे। बट व्हेन यू हैव 3 and more than 3 लाइंस, व्हेन यू हैव 3 and more than 3 लाइंस, तो आप श्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये है, ये लाइन है, ये दोनों तो हमेशा मीट किए। अब मान लीजिए ये है थर्ड लाइन, तो ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे भी दो ही लाइन है, इस पॉइंट पे भी दो ही है, इस पे भी दो ही है। तो कंकरेंट लाइंस का मतलब होता है 3 और मोर लाइंस मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये दो तो है, ठीक है, तीसरा भी इन्हीं के मीटिंग पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो 3 लाइन है, ये कंकरेंट लाइंस है। इट कैन बी फॉर 4 लाइंस, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स ऑल्सो, बट वी विल फोकस मोर ऑन 3 लाइन्स। तो क्या कंसेप्ट है, दो तो हमेशा एक पे मीट करेगा, लेकिन तीसरा भी उसी से पास करेगा। यही बेसिकली कंकरेंट लाइंस का कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको 3 लाइन है, तीनों लाइन का इक्वेशन दिया होगा। इक्वेशन देने के बाद आपको बताना होगा कि वो कंकरेंट लाइंस हैं या नहीं है। ठीक है, यही इसमें कंसेप्ट है। तो इसके 2-3 तरीका है पता करने का। एक तो बिना कोई फार्मूला के, बिना कोई रिजल्ट के आप सोचिए। पहला मेथड क्या है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइंस। 3 लाइन दिया है, उसमें कोई भी 2 लाइन ले लीजिए, कोई भी 2, उसका मीटिंग पॉइंट निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, एंड चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज ऑन थर्ड लाइन और नॉट। मतलब क्या है, चुपचाप इन दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालिए। वो तो आप निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अभी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज में मत जाइए, आप नॉर्मल सॉल्व करके मीटिंग पॉइंट निकालिए और ये चेक कर लीजिए बस कि क्या वो मीटिंग पॉइंट थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो थर्ड लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन कुछ ऐसा होगा, इसका मतलब तीनों कंकरेंट लाइंस होंगे। फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है वो प्योरली डिटर्मिनेंट का मेथड है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि अभी मैं डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज बहुत इंट्रोड्यूस नहीं करूं। ठीक है, आपने चूंकि नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे यूज़ करना होगा कि अगर मान लीजिए L1 मतलब लाइन 1 है, जिसका कि इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए लाइन 2 है, जिसका कि इक्वेशन, कोफिशिएंट पे फोकस कीजिए, C2। सिमिलरली लाइन 3 है, A3x प्लस B3, सबका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 सबस्क्रिप्ट है। तो ये आपके पास 3 लाइन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर 0। अब आपको बोल रहा है कि चेक करके बताइए कि भाई ये कंकरेंट है या नहीं है। तो एक तरीका तो मैंने बताया आपको कि इन दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालिए और उसको इंश्योर कीजिए कि तीसरा सेटिस्फाई कर रहा हो। डिटर्मिनेंट मेथड बहुत सिंपल है कि अगर इफ लाइन L1, L2, L3 आर कंकरेंट, देन, ये ध्यान से देखिएगा, पहला वाला जो लाइन है उसका कोफिशिएंट में लिख रहा हूं A1, B1, C1, फिर दूसरे वाला लाइन का, तीसरे वाले लाइन का, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये क्या है, दोनों तरफ जो एक आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइन, दिस इज डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तब वो कंकरेंट लाइंस हैं, अगर नहीं हुआ तो कंकरेंट लाइंस नहीं है।
ये मेथड आप कब यूज कीजिएगा? जब कोफिशिएंट्स बहुत बार वेरिएबल के टर्म में होंगे, क्योंकि अगर वेरिएबल के टर्म में होंगे तो आपको एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट नहीं निकल पाएगा। अच्छा, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है जो हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, मैं बस लिख देता हूं। पहला नंबर लिखते हैं A1, ठीक है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। A1 लिखें, उसको अब A1 जब लिख दिए तो इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए A1 वाले को, फिर जो बचा उसको लिखेंगे क्रॉस करके, मीन्स B2 इंटू C3 माइनस C2 B3। पहला नंबर और उसके अलावा जो छोटा सा डिटर्मिनेंट एक बन गया 2/2 का, 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, उसका टिक माइनस। अब इस पे आ जाइए दूसरे वाले नंबर पे, ये तो A1 ले लिए, अब B1। तो जब B1 ले रहे हैं तो B1 का रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये B1 का ये रो था, ये कॉलम था, फिर जो बचा मेरा नंबर ये इसको क्रॉस करेंगे, दैट इज A2C3 माइनस C2A3, ठीक है, प्लस अब B1 को छोड़िए, अब लास्ट में खाली ध्यान रखिए B1 में माइनस आता है, B1 में माइनस आता है, जो भी ओरिजिनल साइन होगा उसका निगेटिव, C1 में वही रहेगा। अब जब C1 का रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तब ये बचा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे A2B3 माइनस B2A3। तो यही किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं यहाँ बताना चाहता हूँ, बस इतना जान लीजिए दिस, उसके बाद ये माइनस दिस, ये प्लस C1 ये, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मेथड है कंकरेंसी चेक करने का, बहुत सिंपल है, ठीक है। तीसरा एक और मेथड होता है, ठीक है, वो अगेन वो आप अभी मैं लिख दूंगा हाउ टू डू इट, बट उसका आप एक्चुअल समझ पाइएगा कंसेप्ट जब थोड़ा सा आप वेक्टर में लीनियरिटी जो होता है ना, लीनियर डिपेंडेंस एक वर्ड है वेक्टर्स में, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ठीक है। थर्ड मेथड टू चेक, इफ लाइन L1 L2 L3 आर concurrent, then we can always find 3 constants alpha, beta, gamma, all of them are not 0 at a time। मतलब तीनों में तीनों 0 नहीं है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा भी 0 नहीं। If line L1 and L2 is concurrent, then we can always find 3 constants such that, अब देखिए, अल्फा इंटू L1 प्लस बीटा इंटू L2 प्लस गामा इंटू L3 बराबर 0। मतलब कि अगर आप ऐसा 3 नंबर अल्फा बीटा गामा ढूंढ सकते हैं, इफ यू कैन फाइंड 3 कांस्टेंट, 3 नंबर्स, 3 फिक्स्ड नंबर्स अल्फा बीटा गामा, जिसको कि हम इस तरह अगर लिखें अल्फा इंटू L1 प्लस बीटा इंटू L2 प्लस गामा इंटू L3, तो वो हमेशा 0 हो जाए। अगर आपको ऐसा अल्फा बीटा गामा मिल सकता है तो ये तीनों लाइन जो हैं कंकरेंट होंगे। ये थोड़ा टफ इसलिए है कि वैसा अल्फा बीटा गामा चुनना थोड़ा टफ होता है। फिर क्या करना होगा, आपको अल्फा लिखिए, L1 का पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, बीटा L2 का पूरा, गामा L3 का पूरा, फिर x का जो कोफिशिएंट आएगा अल्फा बीटा गामा का टर्म में वो 0 कीजिए, y का जो आएगा वो 0 कीजिए, तभी ना 0 होगा, और कांस्टेंट का है उसको 0 कीजिए, तो अल्फा बीटा गामा में 3 इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना होगा। तो ये मेथड नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं है, पहला और दूसरा एडवाइजेबल है, ठीक है। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड हो जाता है समझने में व्हेन यू स्टडी वेक्टर्स, कि कैसे वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। बट ये 3 स्टैंडर्ड मेथड है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हम लोग उसको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों से करेंगे। पहला लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा लाइन है x माइनस 5y
प्लस 9 बराबर 0। तीसरा लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0। ये चेक करना है कि ये कंकरेंट है या नहीं है। तो सबसे सिंपल क्या मेथड है, आप पहला दूसरा को सॉल्व करके, ये किसी को पहला तीसरा को, दूसरा तीसरा को, किसी दो को सॉल्व करके उसका मीटिंग पॉइंट ले लीजिए। हम लोग लाइन L1 और L2 को लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, तो इसको 8 लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y बराबर उधर ले गए तो माइनस 9। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप देखिए, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को, तो ये भी 2x हो जाएगा। बाद में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हट जाएगा। तो इसको अगर हम 2 से, ये इक्वेशन 1 है, इसको अगर 2 से कर दिए तो पूरा करेंगे, 2x माइनस 10y बराबर माइनस 8। ये दोनों इक्वेशन सेम है। आप अगर 2 से पूरी तरह मल्टीप्लाई कर दिए तो थिंग्स आर सेम। तो 2x माइनस 10, अब क्या है, 1 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2x में 2x कट गया 0, 3y है और ये माइनस कर रहे हैं और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3y प्लस 10y इज 13y। अब इधर देखिए 8 है, माइनस कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 8 26, तो y बराबर आ गया 2, 26 बाई 13 इज 2। अब दोनों में किसी में भी आप y 2 रख दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। तो 2x प्लस 3y है, इसी में रख रहे हैं 3y, y 2 है, तो 3 इंटू 2 6, तो 6 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 6 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। तो मीटिंग पॉइंट क्या आ गया, मीटिंग पॉइंट आ गया x बराबर 1 एंड y बराबर 2। मतलब पहला और दूसरा का मीटिंग पॉइंट 1,2 है। क्लियर है। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये मीटिंग पॉइंट L3 पे लाई कर रहा है। L3 इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 11। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सेम है। अब 1 2 डाल के देखिए, इस पे लाई कर रहा है। x को 1 डालिए, y को 2 डालिए, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8 11, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। अगर हम 1 2 डालेंगे तो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 3 प्लस 8 इज 11, 11 माइनस 11 इज 0। तो इसका मतलब जो हमारा मीटिंग पॉइंट था L1 एंड L2 का, वो L3 पे लाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज L1 L2 L3 आर कनकरेंट। ठीक है, ये एक तरीका है, बेसिक मेथड है। चलिए अब आ जाइए मेथड 2, डिटर्मिनेंट मेथड। उसमें क्या करेंगे, पहला रो में कोफिशिएंट 2 3 माइनस 8, ये ध्यान दीजिए फॉर्मेट वही होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c, तो 2 3 माइनस 8। दूसरे रो में 1 माइनस 5 9, तीसरे रो में 3 4 माइनस 11। इसको आपको एक्सपेंड करना है, मैं कर देता हूं। 2 पहला नंबर 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे, तो माइनस 5 इंटू माइनस 11 55, 55 में 9 गुने 4 36, 55 में 36 गया तो 19, तो 2 गुने 19। मैंने यहाँ क्या बोला था, यहाँ निगेटिव आ जाता है तो -3। अब इसके केस में इस रो, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये -11 माइनस 27, तो -38। इसमें क्या होता है, सेम साइन रहता है जो पहले से है, तो पहले से ही माइनस है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसके केस में इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 4 19, ये हो गया। ठीक है, 4 इंटू 4 4 माइनस, और यहां भी माइनस है, तो प्लस 5 इंटू 3 15 19। क्या हो गया, 19 इंटू 2 38, ये देखिए प्लस 38 इंटू 3 एंड माइनस, इसको हम 38 इंटू क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 19 इंटू 8 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 38 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 38 इंटू 4। अब ये देख लीजिए ना, 38 प्लस 38 इंटू 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू 38 इंटू 4। अगर 38 कॉमन ले लें तो 3 प्लस 1 4, तो 38 इंटू 4 माइनस 38 इंटू 4, दिस इज 0।
तो चूंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, 10 लाइन L1 L2 L3 आर कंकरेंट। ठीक है, ये तरीका है कंकरेंसी चेक करने का। अब अगर थर्ड मेथड इस केस में आप सोचना चाहते हैं, आप बिल्कुल सोचिए कि क्या आपको ऐसा अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहा है जिसको अल्फा इंटू L1 प्लस बीटा इंटू L2 प्लस गामा इंटू L3 करने पे 0 हमेशा आएगा। तो यू कैन थिंक, बट ये दो मेथड सबसे कॉमन और अप्रोप्रिएट मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है, बट अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। जब आप डिटर्मिनेंट ज़्यादा पढ़िएगा तब आप इसको और बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक था आज का कंकरेंट लाइंस। दूसरा आप याद कीजिए, जब हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज बेसिक प्लस लोकस, जो पहला चैप्टर था, उसमें हमने एक टॉपिक किया था पॉइंट्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल, जिसमें 4 कॉमन पॉइंट था, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, 4 हमने बताया था। सेंट्रॉइड निकालने का तरीका बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इन सेंटर को हमने निकाला था, डेराइव भी किया था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3/a प्लस b प्लस c। और मैंने बोला था जब हम स्ट्रेट लाइंस करेंगे तब हम सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं। आपको ये अच्छे से पता है कि सर्कम सेंटर क्या होता है। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, जैसे ये अगर ऐसा सर्कल बनता था ना, ये ट्रायंगल है, ये इसका सर्कल, ऑलरेडी आप कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बेसिक में बता दिया। ये सर्कम सेंटर है, मान लीजिए इसको हम C से लिखते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये इस सर्कल का सेंटर बन जाता है जो सर्कल उस ट्रायंगल को इनकम्पास करता है। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, तो ये इस सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब क्या होगा, CA बराबर CB बराबर, अच्छा यहाँ पहले से C है तो O रहने दीजिए, तो OA बराबर OB बराबर OC। तो आपको ABC अगर नोन है, अगर आपको ट्रायंगल नोन है, ABC का आपको कोऑर्डिनेट पता है, तब आप O कैसे निकालेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास, दिस टॉपिक। और अगर O निकाल लिए, एक बार O का कोऑर्डिनेट निकल गया, तब मैं आपसे पूछूंगा कि हमको सर्कम रेडियस बताइए, जिसको रेडियस कैपिटल R बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, या इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, या इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट, ऑल 3 विल बी सेम। क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। आप कोई भी एक निकाल लो, तो जो OA है वही OB है, वही OC है, और यही सर्कम रेडियस है। ठीक है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो एम इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, दैट इज O। तो आपको ये पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट O होता है। इसका मतलब है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट हैं, तभी तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। दे आर कंकरेंट, दैट्स व्हाई दे आर मीटिंग एट पॉइंट O। निकालते कैसे हैं, इसका कोई आपको रटने वाला मेथड नहीं है। मैं बस एक बार फिर से बना देता हूं। ABC ये है मान लीजिए O। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं अगर P, ये इस बाइसेक्टर मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों, यही सिंबल होता है सेम दिखाने का। ये P, इसको कर दिए हम Q, इसको R। मतलब कि ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान से देखिए, ये बाइसेक्टर मतलब इसके बीच के पॉइंट से है और ये परपेंडिकुलर है इससे। सिमिलरली ये इससे परपेंडिकुलर है ये। तो OP जो है या OQ जो है या OR जो है, OP जो है, OQ जो है या OR है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। पहले साइड का, दूसरे साइड का, तीसरे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और उस लाइन के जो मिड पॉइंट है उससे पास हो रहा है। तो आपको अगर O का, ध्यान से देखिए,
अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दूं, इसका कोऑर्डिनेट दे दूं, इसका कोऑर्डिनेट दे दूं, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आप P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा? बिल्कुल, P इन दोनों का मिड पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अच्छा, क्या आप BC लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, अरे जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का पता है, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो जब आपको, ध्यान से देखिए, जब आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया BC का, तो क्या हम OP का स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का क्या रिलेशन होता है? m1 m2 बराबर -1। तो अगर इसका स्लोप निकल गया तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये चीज। अब आप ध्यान से देखिए, थिंक अबाउट OP। इसका आपको स्लोप भी मिल गया, OP का स्लोप भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्यों? इसका स्लोप पता है, तो फिर इस फार्मूला से निकाल लिए। अच्छा, इसका आपको P भी मिल चुका है, P जो मिड पॉइंट है। तो एक ऐसा लाइन जिसका आपको स्लोप भी पता है, उसी लाइन का ये भी पता है कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, OP से पास कर रहा है, तो आप OP का इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। और अगर OP का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, OP का, तो उसी लॉजिक से आप OQ का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, उसी लॉजिक से OR का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमको तीनों का नहीं लिखना है। अगर हम किसी दो का भी इक्वेशन लिख लें, जैसे OP का लिख लें और OQ का लिख लें, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा? अगर OP का भी इक्वेशन लिख लें और OQ का भी इक्वेशन लिख लें, तो मीटिंग पॉइंट क्या होगा? O। तो अगर हम OP का इक्वेशन लिख लें, OQ का लिख लें, दोनों को सॉल्व करें, तो हमको O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यही मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। आप OP का इक्वेशन लिखिए, OQ का लिखिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, तो O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको ABC का कोऑर्डिनेट पता हो। अगर नहीं पता हो, तीनों लाइन का इक्वेशन पता हो, तब उस इक्वेशन को सॉल्व करके A, इन दोनों को सॉल्व करके B, इन दोनों को सॉल्व करके C का आप निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ये कंसेप्ट मैंने बता दिया कि कोई दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन खोज लीजिए, बना लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपको सर्कमसेंटर का इक्वेशन होगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मिनट, फाइंड द, ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC। ए का कोऑर्डिनेट है 5, -1, 5, -1। बी का कोऑर्डिनेट है -1, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 6, 6। ठीक है, फिर से मैं चेक कर लूं। 5, -1, -1, 5, 6 पूछ रहा है इसका सर्कमसेंटर, और उसके बाद सर्कम रेडियस पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सर्कमसेंटर जब मिल गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए सर्कमसेंटर O है। ठीक है, ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान से देखिए, दिस इज फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज सेकंड। हम 3 नहीं लेंगे, क्योंकि जब 2 एक पॉइंट पे मीट कर गया तो वही हमारा आंसर हो गया। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R, सिर्फ लिखने के लिए। तो ये, अब बताइए हमको P का क्या कोऑर्डिनेट होगा? चूंकि P मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो ये दोनों सेम है, तो क्या होगा? x1 + x2/2, तो ये -1 है, ये 6 है, तो -1 + 6 इज 5, तो 5/2 एंड 5 + 6 11/2। यही होता है ना, -1 + 6 5/2 एंड 5 + 6 11। तो P का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। उसी लॉजिक को यूज करके हम Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? Q का कोऑर्डिनेट क्या है आपको फिर से देखिए, अगर इन दोनों का वो मिड पॉइंट है, तो 6 + 5 11, तो 11/2 एंड 6 ± 1 5 5/2। हमको P और Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, ध्यान से, हम सिर्फ इस दोनों लाइन पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ BC क्या है? स्लोप ऑफ BC, इस लाइन का स्लोप क्या है? अगर इसको फर्स्ट पॉइंट माने तो y2 - y1 x2 - x1, तो 6 - 5 इज 1 एंड 6 - यानी +1, दैट इज 7। तो BC का स्लोप आ गया 6 - 5 1 एंड 1/7। तो अगर BC का स्लोप 1/7 है, तो OP का क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -7। क्यों?
इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 7 कट जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो OP का हमको स्लोप मिल गया। अब इस लाइन को देखिए, AC का स्लोप क्या है, AC, इसको हम फर्स्ट पॉइंट मानते हैं। तो y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7 बाई 6 - 5 1। AC का स्लोप आ गया 7। तो अगर AC का 7 है तो OQ का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 7 है तो 1/7 विथ माइनस साइन। ठीक है, मतलब आपको इस लाइन का अगर स्लोप पता है तो आप इसका ले। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, OP और OQ दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। OP, आपको P पॉइंट पता है, ध्यान से देखिए, P पॉइंट पता है और OP का स्लोप पता है। तो क्या इक्वेशन होता है, y माइनस y1, जो भी एक पॉइंट आपको पता है, बराबर m कितना है इसका, -7, एंड x माइनस x1 दैट इज 5/2। पॉइंट स्लोप फॉर्म याद है ना। तो ये OP का इक्वेशन था, OP इधर लिख देते हैं। OQ का क्या होगा, ध्यान से देखिए, OQ y माइनस y1 के लिए Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 11/2, नहीं, y माइनस y1 ना, तो Q का y तो 5/2 है, बराबर स्लोप, OQ का स्लोप क्या है, -1/7, माइनस ही है। लेट मी चेक वंस अगेन, ये 1/7 था, एक बार फिर से 1/7 तो -7, और ये 7 है, 6 माइनस -1 तो 7, 7/6 - 5, हाँ ठीक है 7, तो -1, तो -1/7 एंड x माइनस Q का x कितना है, 11/2। मतलब यही दोनों लाइन है, OP और OQ, दोनों को आपको मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दें, -7x प्लस 7×5 = 35/2 y माइनस 11/2। तो y उधर ले आइए, +7x बराबर 35/2 प्लस 11/2, तो 35 + 11 46, 46/2 मीन्स 23। इसका इक्वेशन आ गया पहले लाइन का इतना। उसी लॉजिक से इस लाइन का देखिए, +11/7 × 2 14, तो y प्लस x/7 इज 11/14 प्लस 5/2, तो 14, 11 प्लस ये 7 बचे 35, यानी 46/14, यानी 23/7, तो y प्लस x/7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7y प्लस x बराबर 23, मीन्स x प्लस 7y बराबर 23, यही हो गया। लेट मी चेक वंस अगेन, -x/7 प्लस 11/14, तो y प्लस x/7 इज 11/14, 5/2, 14 ले लिए तो 11, 7×5 = 35, 11 46/14, 23/7, तो y प्लस x/7 इज 23/7, 7 से 7y प्लस x इज 23। ठीक, तो ये दोनों आपको लाइन आ गए, OP और OQ, इनको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। कैसे सॉल्व करते हैं, इससे x एलिमिनेट कर दीजिए, x को हम क्या लिख सकते हैं, 23 - 7y, इसमें डाल दीजिए y प्लस 7, x की जगह डाल दीजिए 23 - 7y बराबर 23, तो y प्लस 23 × 7 कितना हो जाएगा, 20 × 7 140, और साथ ही 161 - 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7 49y बराबर 23, तो y माइनस 48y इज इक्वल टू 23 - 180, तो ये कितना हो जाएगा 23, आई थिंक ये हो जाएगा 163 में 23 घटाएंगे तो 23 है ना, लेट मी चेक, ये इधर 23 - 163, तो ये हो जाएगा -140, 3 में 3, हाँ ठीक, मतलब y बराबर आ गया 140/48, 4 से कर देंगे तो 35/12। ठीक है, लेट मी एक बार मुझे फिर से चेक कर लेने दीजिए, कहीं कोई एरर नहीं हो। ठीक है, y बराबर y, दोनों लाइन के इक्वेशन में एक बार फिर से y प्लस 7x इज 23
ठीक है। मीटिंग पॉइंट अगर मैं एक बार चेक कर लूँ तो y x प्लस 7y इज 23, ठीक है। तो x बराबर 23 माइनस 7y, तो y प्लस 7, x की जगह 23, अच्छा माइनस 7y बराबर 23, तो y प्लस 23 गुने 7, 20 7 140 और 21 161 माइनस 7 7 49y बराबर 23, तो y माइनस 49y इज माइनस 48y इज इक्वल टू 23 माइनस 100x। अच्छा वही मुझे लग रहा था ना, आई डिड सम मिस्टेक। ये 161 है, 23 माइनस 161 होगा ये, लाइक, ठीक है, देयर वाज सम, ठीक है, 23 माइनस 161, ये 161 है ना, दैट इज माइनस 161 में 23 गया आपको, तो कितना हो गया 38, 138, तो y बराबर 138/48, 2 से अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 69/24, फिर 3 से कर देंगे तो 23/8, y आ गया 23/8, ठीक है। y इज 23/8। बस हम बेसिकली इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें वो आपको अच्छे से आता है। और y अगर आ गया 23/8 तो x निकाल लीजिए, किसी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो y है 23/8 प्लस 7 इंटू एक्स बराबर 23, तो 7x हो गया 23 माइनस 23/8, तो 8 कर देंगे तो 23 इंटू 8 कितना हो जाएगा 161, 161 माइनस 23 138, ठीक है। तो 7x हो गया आपको 138/8, ठीक है, 138/8, तो x हो गया आपको 138/56, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। y प्लस 7x इज 23, तो y आ गया मेरा 23/8, हाँ सही भी है, प्लस 7 इंटू एक्स है, दिस इज इक्वल टू 7x हो गया 23 माइनस 23/8, तो 23/8, 8 यहाँ ले लिए, 23 गुने 8 कितना हो गया 20 140 161, 161 माइनस 23 कितना हो गया 138, तो x बराबर 138/8 है और 7 है 56, ठीक है। और इसको अगर हम 7 से दे देंगे तो ये 8 हो गया, और इसको 7 से दे देंगे तो 23 हो गया, तो x भी 23/8 आ गया। तो मतलब O का कोऑर्डिनेट आ गया आपको 23/8, 23/8, ठीक है। तो O का आपको कोऑर्डिनेट आ गया 23, लेट मी चेक, 23/8, 23/8। अब अगर O आपको मिल गया सर्कम सेंटर, तो आपसे अगर सर्कम रेडियस पूछ रहा है तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यही ले लीजिए, तो OA निकाल सकते हैं। आपको O का कोऑर्डिनेट पता है, A का पता है, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 23/8 है और 5 है, तो 5 माइनस 20/23/स्क्वायर, और ये -1 है, ये 23/8 है, बस ये जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर सर्कम रेडियस, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आपको करना है, दैट्स योर वर्क, यू हैव टू इंश्योर कि कहीं एरर, और मैंने पहले भी बोला था जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस होते हैं उसमें थोड़ा आपको संयम के साथ करना होगा, बिकॉज देयर इज ए पॉसिबिलिटी, पॉज कर दीजिए एक मिनट, ठीक है। तो सर्कम सेंटर निकालने का तरीका है, आप कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपको स्लोप मिल जाता है, लाइन के परपेंडिकुलर है, और चूंकि बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो एक पॉइंट मिल गया। चलिए ये हो गया। ठीक है, आज का जो लास्ट टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। मैंने बोला था कि ये दोनों पॉइंट हम उस समय डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। ऑर्थो सेंटर में क्या है कंसेप्ट, एक ट्रायंगल होगा ABC, ये परपेंडिकुलर है A से, यहाँ पे इसको मान लीजिए P, एक B से परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए Q, एक C से परपेंडिकुलर है। यही होता है ना ऑर्थो सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, ये हो गया R। तो तीन अल्टीट्यूड्स हैं, AP, ये BQ, CR। इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। और एक ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड होंगे, एक अल्टीट्यूड होगा A से P पे,
एक बी से क्यू पे, एक सी से आर पे। इसमें भी सेम लॉजिक है, आप इसमें किसी दो का इक्वेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे एपी का इक्वेशन? ध्यान से देखिए, अगर ए बी सी कोऑर्डिनेट पता है, अगर बीसी का कोऑर्डिनेट पता है तो लाइन बीसी का स्लोप पता है, लाइन बीसी का स्लोप पता है तो लाइन एपी का भी स्लोप पता है, चूंकि परपेंडिकुलर है। अगर लाइन एपी का आपको स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट आपको ए पता है, एपी जो है वो ए से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो एपी का इक्वेशन निकाल लीजिए। उसी तरह सी आर या बी क्यू का इक्वेशन निकाल लीजिए, किसी दो का निकालना है, उसको सॉल्व कर दीजिए, मीटिंग पॉइंट विल बी अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये इसलिए बाद में बताया गया कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरू में, फार्मूला ठीक है, वो आप कभी यूज नहीं कर पाइएगा। दिस इज द ओनली मेथड जिससे आप इसको बना सकते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोग भी फोकस कीजिएगा, उसमें ए बी सी विद ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी का है 2,3 एंड सी का है 4,3। ए का है 1,2, बी का 2,3 एंड सी का 4,3। इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है? एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मान लीजिए ये पहला एल्टीट्यूड है, हम दो ही ड्रॉ करेंगे, ये दूसरा है, हम दो ही लेंगे, पी क्यू, ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब आ जाइए लाइन एपी के बारे में। एपी पहला जो एल्टीट्यूड, ये पास किससे कर रहा है? ए से। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,2। अब इसका स्लोप पता करना है, तो स्लोप ऑफ बीसी पहले निकालिएगा। इसका स्लोप क्या होगा? ध्यान से देखिए, बी सी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो यहां भी y है 3, यहां भी 3, तो 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो 0 बाई 2 इज 0। ये ध्यान से समझिए, अगर इस लाइन का स्लोप आ गया 0, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप का मतलब ही होता है इंक्लिनेशन। इसका स्लोप अगर 0 है तो इसका मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइंस होंगे वो वर्टिकल लाइन होंगे। मतलब एपी मेरा वर्टिकल लाइन हो गया। और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? मैंने क्या बताया था? जैसे मान लीजिए इस लाइन का मैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन, इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? जो भी ये पॉइंट होगा, मान लीजिए 2, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर 2। क्यों? क्योंकि हर जगह x बराबर 2 होगा। तो हमको एक पॉइंट पे तो पता है, a पे x बराबर कितना है? 1। ये है ना x बराबर 1, और ये वर्टिकल लाइन है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो है AP का फाइनली वो x बराबर 1 ही हो जाएगा। x बराबर 1 ही हो जाएगा। ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, और x चूंकि 1 है तो हमेशा x 1 ही रहेगा, क्योंकि यहां भी x 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। वर्टिकल लाइन पे x सेम होता है। तो ये एपी का सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। अब हम लेते हैं बी क्यू। बी क्यू को निकालने के लिए एक पॉइंट हमको पता है जहां से वो पास कर रहा है। अच्छा, इसका स्लोप अगर हमको निकालना है तो पहले इसका निकालेंगे, AC। AC का स्लोप क्या होगा? इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो 1/3। तो इसका अगर स्लोप 1/3 है तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या हो जाएगा स्लोप? BQ का, इसका रेसिप उल्टा और माइनस साइन के साथ। तो आपको स्लोप भी मिल गया, एक पॉइंट भी मिल गया, इसका इक्वेशन निकालिए। तो y प्लस 3x बराबर 6 प्लस 3 9। ये हो गया आपको BQ का। ये BQ का हो गया, ये AP का हो गया। दोनों को सॉल्व कीजिए। AP में क्या है? x बराबर 1, तो ऑब्वियसली जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 इसमें डाल देंगे, तो y प्लस 3 x बराबर 1 इज 9, तो y बराबर 9 माइनस 3 इज 6। तो मीटिंग पॉइंट हो गया x बराबर 1 ये था एंड y बराबर 6, मतलब मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया 1,6। लेट मी चेक 1,6। कोई भी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए। स्लोप आपको मिल जाएगा यूजिंग द कंसेप्ट कि m1 m2 बराबर -1, और एक पॉइंट इस केस में मिल जाएगा a। ठीक है, चलिए। तो इस तरह आप किसी भी ऐसे ट्रायंगल का जिसका कि वर्टेक्स, तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस दिया हुआ है, तो फिर
उसका आप ऑर्थो सेंटर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे एक और फॉर्मूला था जो मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट में कि OGC, O फॉर ऑर्थो सेंटर, G फॉर सेंट्रोइड, C फॉर सर्कम सेंटर, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। G निकालना आपके लिए बहुत इजी है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। C भी अभी आपने देखा निकालना, तो अगर G और C दिया है तो आप O निकाल सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। G जो है O और C को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये भी कंसेप्ट एक है जो आपको बताया गया है अच्छे से। चलिए, अच्छा, ये 5 सेकंड का एक क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें वर्टेक्स नहीं दिया है, तीनों का इक्वेशन दिया। पहला इक्वेशन है xy = 0, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस xy = 0 एंड x + y = 1। तो देखिए ये xy = 0, दूसरा आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स आर 0, ये आप याद कीजिए लोकस वाले चैप्टर में, आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, ये सारा चीज आपको बताया गया है। प्रोडक्ट ऑफ अगर टू थिंग्स 0 है, इसका मतलब है कि या तो x = 0 होगा या y = 0 होगा। x = 0 जो होता है वो किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का। तो बेसिकली एक लाइन आपका y एक्सिस ही है, एंड y = 0 जो होता है वो किसका होता है? x एक्सिस का। तो दो लाइन तो आपका यही है ट्रायंगल का, तीसरा लाइन खाली ये दिया है x + y = 1। मैंने क्या बोला था, किसी भी लाइन को प्लॉट करना है एक बार y को 0 रखिए, तो y 0 आ गया, तो x कितना आ गया? 1, तो ये 1, 0। एक बार x को 0 रखिए तो यहाँ y भी 1, 0, 1 मिला दीजिए, तो यही लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हो गया बस। और इसका ऑर्थो सेंटर ये 90 डिग्री होता है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और 3 अल्टीट्यूड्स। इस पॉइंट से अगर हम इस पे नीचे वाले लाइन पर अल्टीट्यूड गिराएंगे तो यही लाइन होगा, यही लाइन होगा ना। इस पॉइंट से इस दूसरे अपोजिट वाले लाइन पे कराएंगे तो ये होगा। तो ये ध्यान से देखिए ना, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन। राइट एंगल ट्रायंगल में वैसे भी मैंने अलग से भी बताया था कि इसके जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये लाइन है, इससे जब यहां गिराएंगे तो ये लाइन है, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ओरिजिन है। इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये चेक करना चाहता था कि आप इस तीनों इक्वेशन को यूज करके ट्रायंगल अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं। चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे, बट उसमें क्लॉज यही है, अगेन कुछ कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन पोर्शन को हम बहुत तवज्जो, बहुत टाइम नहीं देंगे, वो आप करिएगा। कंसेप्चुअली हम लोग सारे चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x - 2y + 6 = 0, 3x - 2y + 6 = 0 एंड 4x + 5y = 20। देखिए, कभी कभी ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, कभी सेम चीज को आप ax + by बराबर सम कांस्टेंट के, इसको भी 20 इधर ले आइएगा तो -20 हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज 1, 1। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो मान लीजिए आप ऐसा एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं ABC, दो साइड का इक्वेशन दिया है। मान लीजिए AB का आपको दिया है 3x - 2y + 6 = 0 और AC का दिया है, अब कोई भी दो ले सकते हैं। और क्या दे दिया है कि जो ये परपेंडिकुलर है अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर कहीं इसी पे लाई करेगा ना। मान लीजिए ये O का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, 1। ठीक है, तो आपको BC का बोल रहा है इक्वेशन बताना है थर्ड साइड का। तो ये हमेशा ध्यान रखिए बेसिक कंसेप्ट कि किसी भी लाइन का जब इक्वेशन बताना होता है तो दो चीज आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार ये बोलता हूं, एक तो इसका स्लोप और एक जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है। एक तो इसका स्लोप,
और एक वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है। इस केस में देखिए, अगर आपको ए बी और ए सी का इक्वेशन पता है, ये और ये, तो आप ए का कोऑर्डिनेट तो तुरंत निकाल लीजिएगा। कैसे? इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर मैं ये बताया ना, अगर एक लाइन है, दो लाइन है, दोनों को सॉल्व करते हैं तो वी गेट द मीटिंग पॉइंट, दैट इज ए। तो इसको और इसको सॉल्व कीजिए, आपको ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है अच्छे से, सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड, दो वेरिएबल में, और अभी दो ही आपको डील करना है। दो में इसको यूज करके y को x के टर्म में लिखिए, उस y को यहां डालिए तो सब x में आ जाएगा, x मिल जाएगा। बट a का कोऑर्डिनेट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे आंसर लिखता हूं। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो a का आएगा कोऑर्डिनेट, मैं बता रहा हूं 10/23 कॉमा 84/23। ठीक है, 10/23 कॉमा 84/23। तो हमको a का कोऑर्डिनेट मिल गया बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। ये क्लियर है? अब बताइए, जब आपको ध्यान से देखिए, हमको इसका इक्वेशन निकालना है। अगर a का कोऑर्डिनेट मिल गया, o मिल गया, वो तो गिवन ही है 1,1, तो क्या हमको स्लोप ऑफ AO नहीं मिल गया? अरे जब दो कोऑर्डिनेट आपको मिल ही गया एंड पॉइंट का, तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1 बाई x2 - x1। तो आपको AO का स्लोप भी मिल गया, बिल्कुल, y2 - y1 बाई x2 - x1, जो भी वैल्यू आएगा। और अगर AO का स्लोप मिल गया, ध्यान से देखिए, अगर AO का स्लोप मिल गया तो क्या हमको BC का स्लोप नहीं मिल जाएगा? क्योंकि दोनों, अरे AO ही यहां आता है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप मिल गया तो इसका भी मिल गया, तो हमको BC का स्लोप भी कैसे मिल जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स आर -1। तो एक स्लोप मिल गया तो दूसरे का स्लोप मिल जाएगा, वो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूं। BC का स्लोप आएगा आपको 13/61, 13/6। कैसे? AO का निकाले और AO का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो -1 होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेके निगेटिव लगा देते हैं, तो BC का स्लोप आ गया 13/61। यहां तक तो थोड़ा ठीक है, आपको BC का स्लोप मिल गया, लेकिन अब ध्यान से देखिए, BC का स्लोप मिलना इज नॉट इनफ, आपको एक पॉइंट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट तो आप निकाल नहीं पाइएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, जो कि ना बाइसेक्टर है ना कुछ भी। तो आपको B या C में किसी एक का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और अगर वो निकल गया, मान लीजिए B पे फोकस करते हैं, अगर B का कोऑर्डिनेट निकल गया तो एक पॉइंट मिल गया जिससे वो पास कर रहा है और स्लोप मिल गया, तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है, मान लीजिए B का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। तो अब आप थोड़ा सोचिए कि आखिर B का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। अगर अल्फा कॉमा बीटा है और B इस पे लाई कर रहा है, B जो है AB पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक लाइन पे पढ़ने वाले सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 3x 3 अल्फा -2 बीटा + 6 = 0। ये तो एक इक्वेशन होगा बिल्कुल, क्योंकि B इस लाइन पे लाई कर रहा है तो B। लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन मिला आपको, अल्फा बीटा दो वेरिएबल है। दूसरा अल्फा बीटा का इक्वेशन आप क्या सोच सकते हैं? दैट इज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे एक और इक्वेशन आप सोचिएगा अल्फा और बीटा के टर्म में? तो सबसे इसका अच्छा लॉजिक है कि जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये भी तो एक अल्टीट्यूड है, BO जो है, BO भी तो एक अल्टीट्यूड है जो इस लाइन पे है। तो इसका मतलब जो BO का स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन। तो BO का स्लोप क्या है? B और O, मान लीजिए अल्फा बीटा है तो 1 - बीटा y2 - y1 बाई 1 - अल्फा इंटू ये इस लाइन का स्लोप है। अच्छा, इस लाइन का क्या स्लोप है? वैसे भी ये चीज हमेशा याद रखिए, AX इसको लिख सकते हैं जैसे AX + BY + C = 0, इसका स्लोप -a/b होता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? AX + BY + C = 0, तो इसका स्लोप हो जाएगा -a/b -4/5। तो मतलब इसका स्लोप आपको मिला अल्फा बीटा के टर्म में, और इसका स्लोप मिल गया -4/5, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 × m2 इज -1।
तो इसको यूज करके आपको अल्फा बीटा में तो माइनस से माइनस कट गया, तो 1 माइनस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 4/5 बराबर 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/4 वहाँ जाके। तो 4 माइनस 4 बीटा बराबर 5 माइनस 5 अल्फा। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 माइनस 4 बीटा माइनस 5 प्लस 5 अल्फा बराबर 0, यानी 5 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 1। ठीक है ना, 5 अल्फा माइनस 4 बीटा, इधर 5 इधर माइनस 4 5 माइनस 4। तो एक इक्वेशन आपको अल्फा बीटा में इससे आया, कैसे आया था? बाई इंश्योरिंग कि बीटा बी उस पर लाई कर रहा है, तो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 6। एक आपको इसको लॉजिक को यूज करके आ गया कि बीओ जो होगा इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, ठीक है, तो आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या आता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। अल्फा आता है आपको -13 और बीटा आता है -33/2, ठीक है। ये आपका हो गया। तो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको बीसी का स्लोप मिल गया। स्लोप क्या था? 30/61। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 मतलब जिससे भी पास कर रहा है, बराबर m क्या था? 13/61 इंटू x माइनस x1, x माइनस फिर माइनस तो प्लस 13। अब यही आपका इक्वेशन ऑफ बीसी है। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहें वो कीजिए, 61 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वट एवर यू थिंक। 122 से करना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ 2 भी है ना, तो 122 से करने पे ये कट के 61 इंटू दिस हो जाएगा और ये 2 इंटू दिस हो जाएगा। मतलब y प्लस 33/2 इज 13/61 x प्लस 13। 122 से कर देंगे तो 122y प्लस ये 61 हो गया डॉट 33 प्लस इसको जब 122 से 2 बराबर 26x प्लस 13, यही इक्वेशन हो गया। बट यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये एक बड़ा नंबर है 61 इंटू 33 और ये 26 इंटू 13। फाइनली सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 26x माइनस 122y माइनस 1675। ये इसलिए बड़ा नंबर आएगा ड्यू टू दिस। तो ये आपको जानबूझ के मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। थर्ड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बी का कोऑर्डिनेट बाद में निकाले, इसका स्लोप तो बड़ा सिंपल है निकालना, ए निकाले, एओ का स्लोप निकाले, इसका परपेंडिकुलर है तो -1 बाय दैट स्लोप होगा। बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, एक इस पे पुट करके, एक ये चेक करके कि बीओ जो है वो इसका परपेंडिकुलर है। बी निकला, स्लोप निकला, इक्वेशन लिखे, फाइनली दिस इज द इट इज टाइम टेकिंग क्वेश्चन। आपको बस कंसेप्चुअली समझना है कि कैसे बनाते हैं, दैट्स इट। तो आज के क्लास में इतना ही है। जो मैंने बताया आपको कैलकुलेशन स्किप नहीं करना है क्योंकि यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम। मैंने भी 99% केस में मैं स्किप नहीं करता हूं, बट जहां मुझे लगता है वो अननेसेसरली टाइम ड्रैग करता है तभी मैं ये चीज़ बोलता हूं। अदरवाइज ये 99% केस आई माई सेल्फ डू द कैलकुलेशन हेयर इन द क्लास। तो पूरा क्लास रिवाइज कीजिए, अटेंड कीजिए। पहले का जो भी पिछले 4-5 महीने में पढ़ाया गया है प्लीज़ उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, टच में रहिए। जो क्वाड्रेटिक पढ़ाया मैंने 4 महीना पहले उसको भी आपको रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।